कल बाइडेन साहब से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि बाबा जी, ये जो यूक्रेन के अंदर हम लोग जंग लड़ रहे थे, इतने सारे पैसे वैसे हमने वहाँ पर दिए, अब इजराइल के अंदर भी जंग छिड़ गई है, तो क्या हम एक साथ इन दो फ्रंट्स पे फेस कर सकते हैं? तो बाइडेन ने जवाब दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया उसने। कहता है कि देखो, हम जो है ना अमेरिकन्स, हम दुनिया की हिस्ट्री की, यानी इस वक्त नहीं, सिर्फ दुनिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी पावर है। आज तक दुनिया में जितने भी मुल्क आए, जितनी भी सल्तनतें आई, उन सब में हम सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो हम ना सिर्फ इन दोनों फ्रंट्स पे एक साथ फेस कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ओवरऑल जो हमारा ग्लोबल डिफेंस सिस्टम है उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं। Are the wars in Israel and Ukraine more than the United States can take on at the same time? We're the United States of America, for God's sake. The most powerful nation in the history, not in the world, in the history of the world. The history of the world. We can take care of both of these and still maintain our overall international defense. अब देखें, ये जो सल्तनतें होती हैं ना, एम्पायर्स, दुनिया की हर सल्तनत जो उभरी है और जो डाउन हुई है, उनकी डिक्लाइन में आपको दो चीज़ें कॉमन नज़र आती हैं। सारों ने दो मिस्टेक्स एक जैसी की हैं। वैसे तो बहुत सारी और भी मिस्टेक्स थी, लेकिन दो मिस्टेक्स ऐसी हैं जो कि सबके अंदर थी। नंबर 1 और सबसे बड़ी मिस्टेक, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते थे, हम हर चीज़ कर सकते हैं। ये जो उनके डिसीशंस में ओवर कॉन्फिडेंस होता था ना, वो विजिबल होता था कि वी आर द बेस्ट एंड वी कैन डू एवरीथिंग। और दूसरा ये कि वो ओवर स्ट्रेच हो जाती थी, अपनी कैपेबिलिटीज से ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती थी, उन जगहों पे, हर उन जगहों पे फड्डे लेती थी जहाँ पर उनको ज़रूरत भी नहीं होती थी, तो स्ट्रेच हो जाती थी। तो ये दो चीज़ें जो हैं हर ग्लोबल पावर के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह रही हैं। रिसेंटली भी अगर आप देखें तो सोवियत यूनियन शायद अभी तक मौजूद होता अगर वो अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलकर तकरीबन हर जगह कब्जा करने की कोशिश ना करता। एक ही वक्त में वो यूरोप में लड़ रहे होते थे, एक ही वक्त में वो यहाँ सेंट्रल एशिया में लड़ रहे होते थे, एक ही वक्त में साउथ एशियन से पंगा लिया होता था। सबसे ओवर स्ट्रेच हो गए क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट थे। ब्रिटिश एम्पायर भी ऐसा ही थी, एक ही वक्त में वो कहते थे इनके इक़्तिदार का सूरज नहीं गुरूब होता। इंडिया के अंदर रात होती है तो दूसरी जगह इनका जो पावर बेस होता था वहाँ पर कहीं दिन हो रहा होता था। इतनी बड़ी एम्पायर, तो वो भी ओवर स्ट्रेच हो गए थे और ओवर कॉन्फिडेंट थे। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको अमेरिका के अंदर भी नज़र आ रही हैं। बाइडेन साहब की ये जो स्टेटमेंट है ना, इसमें गुरूर नज़र आ रहा है। अल्लाह पाक को गुरूर वैसे पसंद है नहीं। वो कहता है मैं सिर्फ अकेला सुपर पावर हूँ, बाकी कोई सुपर पावर नहीं है। तो हिस्ट्री में जब भी किसी ने गुरूर किया है वो डाउन ही गया है। एक मुहावरा है ना, गुरूर का सर नीचा होता है हमेशा। ये मुहावरा ऐसा ही नहीं है, हकीकतन गुरूर का सर नीचे ही होता है। अभी अमेरिकन ने वॉर ऑन टेरर के वक्त इसी तरह से एक गुरूर किया था, इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। ये भी गुरूर वाला जुमला है कि आप या तो हमारे साइड पे हैं या फिर आप हमारे खिलाफ हैं। तो क्या हुआ आखिर में? छोटी सी फोर्स अफगान तालिबान इनके सामने कुछ भी नहीं, उनसे हार गए। सीरिया के अंदर छोटे ग्रुप से हार गए, इराक में छोटों से हार गए। ऐसे ही वियतनाम में वियतनाम क्या बेचता है इनके सामने, हार गए थे वहाँ पर। तो ऐसा नहीं होता, ये गुरूर जो होता है ना वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा, अब इसराइल के अंदर क्या हो रहा है? इसराइल के अंदर नेतन्याहू भरपूर कोशिश कर रहा है कि ये जो लेवल है जंग की एस्केलेट हो, क्योंकि पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि ये फंस गया है। इसको मुल्क के अंदर शदीद किस्म के चैलेंजेस का सामना है। इसको यानी दिन ब दिन दबाव इसके ऊपर बढ़ता जा रहा है कि तुम रिज़ाइन करो। तो ये ऐसे नहीं यहाँ से उतरेगा। आप देखें ना, जब ये अपनी कौम की नहीं मान रहा, 35 हफ्तों तक इजरायली, लाखों इजरायली सड़कों पे आए, जब ये उनकी बात नहीं सुन रहा तो बाकियों की क्या सुनेगा? अमेरिका की वार्निंग्स के बावजूद आज नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस की कैंप के ऊपर हमला किया। यूनाइटेड नेशंस की रिफ्यूजी एजेंसी थी जहां पर गजा के जो रेफ्यूजीज थे वो वहां पर मौजूद थे बहुत सारे, तो वहां पे उसके ऊपर अटैक किया, बम लगाया उसके ऊपर। अब इसके जवाब में ये हुआ कि कैनसेट जो है इजराइल की पार्लियामेंट, कैनसेट के अंदर कोई इजलास चल रहा था, पार्लियामेंट की मीटिंग चल रही थी, सारे इजराइल के मिनिस्टर और ये सारे वहाँ पर बैठे हुए थे और जज्बाती तकरीरें हो रही थी। छोड़ेंगे नहीं इनको, क्या बेचते हैं ये हमारे सामने, इनको दबड़दूस कर देंगे, इनको देख लेंगे, ये क्या करेंगे हमें। तो उसी वक्त सायरन बजना शुरू हो गए।
जब ये तकरीरें चल रही थी ना, सायरन बजना शुरू हो गए और भगदड़ मच गई, एक भीड़ लग गई, भागो हमास का हमला हो गया, रॉकेट मिसाइल आ रहे हैं हमारी तरफ, और भगदड़ वहाँ पर, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। भाग के उन्होंने जो है वहाँ से अपनी पार्लियामेंट की बिल्डिंग उनको खाली करनी पड़ी। हमास ने पार्लियामेंट के ऊपर रॉकेट मारे हैं इनकी। तो ये जो मसला है ये मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, मज़ीद ख़राब होता जा रहा है। अमेरिकन्स इनको, अरबों को कह तो रहे हैं कि हम ज़रा इनको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू की जो हरकतें हैं उससे हमें डी एस्केलेशन नज़र नहीं आ रही। वो अभी तक वहाँ पर बॉम्बिंग कर रहा है। इसके नतीजे में जो सिविलियन कैजुअलिटी हुई, अब हमास के जो लोग हैं वो तो, उस दिन भी मैंने आपको बताया था, ये अंडरग्राउंड रहते हैं, टनल्स के नीचे रहते हैं। इनके लोग इतने ज़्यादा, कुछ कमांडर्स इनके ज़रूर शहीद हुए हैं, लेकिन अक्सर जो इनकी वर्क फोर्स होती है, जो लोग होते हैं इनके, वो अंडरग्राउंड होते हैं, टनल्स के अंदर और बाकी जगहों पे। बॉम्ब शेल्टर्स भी इनके अच्छे खासे बने हुए हैं। तो अभी तक जो है, आज के दिन भी हमें डी एस्केलेशन नज़र नहीं आई, और हमास वालों ने भी वैसे सीज़ फायर का अभी तक वो नाम भी नहीं ले रहे, वो भी नहीं ले रहे। वो कह रहे पहले ये बंद करेंगे तो हम बंद करेंगे। दोनों साइड्स जो हैं सीज़ फायर पे इस वक्त तक बात करने को तैयार है नहीं। और ऐसे में इस तरह के जो बयानात आ रहे हैं कि हम तो तारीख की कोई पता नहीं, सबसे बड़ी सल्तनत है भाई, हम तो इधर भी देख सकते हैं, उधर भी देख सकते हैं, साउथ चाइना सी में भी देख सकते हैं, हर जगह देख सकते हैं। ये चीज़ें हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है। देखिए फ़िरौन है ना, फ़िरौन की जब सल्तनत कोलैप्स हो रही थी, आपको पता है फ़िरौन को अपने कोलैप्स होने के कुछ घंटे पहले तक भी, बल्कि चंद लम्हे पहले तक भी उसको आइडिया नहीं था कि उसकी सल्तनत ख़त्म होने वाली है। तो आखिर में भी जब वो डूब रहा था ना, उस वक्त भी उसने नौटंकी करने की कोशिश की थी और उसने कहा था कि मैं अल्लाह पे ईमान लाता हूँ। तो आखिर में उसकी वो जो नौटंकी थी वो कबूल नहीं हुई थी और वो गर्क हो गया, तो उसकी सल्तनत शटर हो गई थी। तो गुरूर जो होता है ना मित्रों, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट ये जो यूक्रेन की जंग है, इसने ही इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा अमेरिका को कंज्यूम किया हुआ है। और वहाँ पर कितने क्वेश्चंस हम देखते हैं कि वहाँ पर पूछे जा रहे होते हैं गवर्नमेंट से कि इतनी एड क्यों दे रहे हैं आप। अभी हाल ही में आप देखें शटडाउन को अवॉइड किया है जो इन्होंने, तो $6 अरब की एड रोक दी गई थी ना इनकी, यूक्रेन वालों की। और ज़ेलेंस्की कह रहा था कि मैं अपने बलबूते पे तो नहीं लड़ सकता ये जंग, वहाँ से वो भी चिल्ला रहा था। तो ये इतना आसान नहीं है। अमेरिकन्स भी जानते हैं कि एक वक्त में इतने ज़्यादा फ्रंट्स दुनिया में अगर उनके लिए खुल गए तो वो कैसे इसको मैनेज करेंगे। और ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे उनको इतने ज़्यादा इत्तेहादी मिलेंगे नहीं फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, क्योंकि ये जो अरब स्ट्रीट्स से जुड़ा हुआ मामला है, अरब जो लोग हैं ना उनसे जुड़ा हुआ, मुस्लिम बरादरी से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसके लिए इनको नहीं मिलेंगे। अगर कोई और मसला होता, फ़र्ज़ करें सीरिया होता, इराक़ होता, कोई भी और जगह होती, तो शायद अमेरिका सपोर्ट हासिल कर लेता। लेकिन ये हसास मामला है, बैतुल मुक़द्दस का सेंसिटिव मामला है, यहाँ पर इतना आसानी के साथ अमेरिका को सपोर्ट नहीं मिलेगी।